नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे Q&A वीडियो में। तो ये मेरा सेकंड Q&A वीडियो है और आज हम फिर से लास्ट वीक जो संडे को मैंने मतलब जो थ्रेड ओपन किया था और उसमें आप लोगों ने जो भी सवाल पूछे थे उन सवालों का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम का बर्बादी करते हुए चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला जो क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा बहुत मजाक मस्ती चला, ठीक है, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। हाँ, तो पहला जो वैलिड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज बैंडविड्थ, एक्सप्लेन इन डिटेल। और यहाँ पे एक भाई ने ऑलरेडी आंसर भी किया है कुछ। इन टेक्निकल वर्ड इट्स डेटा ट्रांसफर रेट और लिमिट। टेक्निकली बैंडविड्थ का जो भी मतलब है आप चाहे तो डिटेल में इंटरनेट से बुक से पढ़ सकते हैं। मैं ये मान लेता हूँ कि एज ए ब्लॉगर हम वेबसाइट से डील करते हैं, तो वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू में बैंडविड्थ क्या है, क्योंकि बैंडविड्थ का टर्म तभी हम यूज़ करते हैं जब हम होस्टिंग परचेस करते हैं। ठीक है, हमने बैंडविड्थ का नाम एज ए ब्लॉगर वेब होस्टिंग परचेस करने के टाइम में ही मतलब सुने हुए होंगे। तो वेब होस्टिंग में बैंडविड्थ क्या है और वो किस तरह से हमारे वेबसाइट को इम्पेक्ट करता है, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। होपफुली ये आपका जो सवाल है उसको सही से जस्टिफाई करेगा। ठीक है, तो हम जब भी एक वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट को अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करते हैं। फिर जैसे हमारा वेबसाइट ग्रो होता है उसमें कंटेंट के नंबर्स बढ़ते रहते हैं। हम जितना ज़्यादा डिज़ाइन करते हैं वेबसाइट उतने ज़्यादा हैवी होता है। वेबसाइट में अगर वीडियोज़ होगा, इमेजेस ज़्यादा होंगे तो वो वेबसाइट उस हिसाब से हैवी होता जाता है। अब वेबसाइट सिंपल होता है, मीडियम होता है और हैवी होता है, और अकॉर्डिंगली जो वो वेबसाइट होता है वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। अब मान लीजिए एक बहुत ही सिंपल वेबसाइट को एक व्यूअर मतलब एक विजिटर देख रहा है, तो डेफिनेटली वो इजीली सर्वर से कम्युनिकेट करके उसके जितने भी क्लिक्स है उसका रिटर्न मतलब उसको आसानी से लोड हो जाएगा। वहीं पे अगर वो वेबसाइट बड़ा होता है, उसमें वीडियोज़ और इमेजेस होते हैं, तो वो सर्वर से जब कम्युनिकेट करता है तो उस कम्युनिकेशन में थोड़ा सा दिक्कत आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। अब बैंडविड्थ जो है यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए बैंडविड्थ को हम नॉर्मल पाइप के एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप कोई भी एक रिजर्वर से या फिर पानी की टंकी से एक पाइप लगा देते हैं और उसमें से पानी गिर रहा है। अब पाइप का जो विड्थ है वो अगर छोटा होगा तो पानी गिरने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। वहीं पे अगर आप बड़ा पाइप यूज़ करोगे तो वो पानी जल्दी जल्दी गिर जाएगा। ठीक है, तो इसी को आप इस वेबसाइट के बैंडविड्थ के साथ आप ऐड कर सकते हो। अगर आप एक ऐसा होस्टिंग परचेस करते हो जिसका बैंडविड्थ अच्छा खासा है, तो आपका जो वेबसाइट है वो अगर हैवी भी हुआ, उसमें रिसोर्सेज अगर ज़्यादा भी लगे, तो आपके वेबसाइट में जब ज़्यादा यूज़र्स आएंगे और आपके वेबसाइट्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तब वेबसाइट सर्वर के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है। वेबसाइट में किसी भी तरीके का लैग, स्लोनेस ये सब बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पाइप का जो साइज़ है यहाँ पे बड़ा है, बैंडविड्थ यहाँ पे ज़्यादा है। वहीं पे अगर बैंडविड्थ कम हो जाएगा तो ये कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप होगा, सर्वर से जो रेस्पॉन्स है वो रेस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक वेबसाइट का जो बैंडविड्थ है, होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बैंडविड्थ का डेफिनेशन है वो मेरे हिसाब से यही है। अगर आप इससे सहमत करते हो तो डेफिनेटली आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो बैंडविड्थ का। अगर आपके पास इससे अच्छा कोई एक्सप्लेनेशन है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, when I create a backlink for my blog, then keywords are increasing, and at the same time when we not creating any backlink, then my ranking keyword decreasing. Why this happened? अच्छा, कीवर्ड्स का जो इंक्रीज होना या कीवर्ड्स या फिर कीवर्ड्स का जो डिक्रीज होना वो डायरेक्टली बैकलिंक से रैंक नहीं है। ठीक है, ये एक एंगल है। दूसरा एंगल, हाँ, बैकलिंक से भी मतलब लिंक है। अच्छा, हम बैकलिंक्स क्यों बनाते हैं? मान लीजिए आपने एक आर्टिकल लिखा, ठीक है, अगर वो आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने एक आर्टिकल लिख लिया कि बैकलिंक क्या है या फिर बैकलिंक कैसे बनाते हैं, तो इस आर्टिकल में आप चाहे तो 10 स्टेप लिख सकते हैं। इस आर्टिकल में आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि पहले बैकलिंक क्या है, बैकलिंक क्यों बनाना चाहिए, बैकलिंक कैसे बनाते हैं, बैकलिंक बनाने के तरीके क्या है, वाइट हैट, ब्लैक हैट, बैकलिंक्स के बारे में जितनी भी हिस्ट्री है वो सारा का सारा डाल दीजिए। ठीक है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप एक इन डेप्थ आर्टिकल लिखते हैं और वो आर्टिकल आगे जाके रैंक होता है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि वो आर्टिकल मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करे। अगर आपका आर्टिकल इन डेप्थ नहीं होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक होने का कोई मतलब ही नहीं है। अब आता है दूसरा लाइन जो बैकलिंक के बारे में आपने पूछा। डेफिनेटली आप जब आर्टिकल पब्लिश करोगे, अगर आपका ब्लॉग का अथॉरिटी ज़्यादा नहीं है तो आपका आर्टिकल रैंक करेगा नहीं। अगर आपका ब्लॉग का अथॉरिटी भी ज़्यादा हुआ, उस पर्टिकुलर आर्टिकल का जो पेज अथॉरिटी है वो अगर ज़्यादा नहीं हुआ, तो भी आपका पेज जो है या फिर आर्टिकल जो है वो रैंक नहीं करेगा। ये काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यहाँ पे नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे अगर आप आपके उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे बैकलिंक बनाते हो तो जितना ज़्यादा बैकलिंक आप बनाओगे, कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक आप बनाओगे या फिर कमेंट के जरिए या गेस्ट पोस्टिंग के जरिए, डेफिनेटली उसका जो रैंकिंग वो इंप्रूव होगा
और अगर वो एक इन डेप्थ आर्टिकल हुआ तो अलग अलग कीवर्ड्स के लिए भी आगे आने वाले दिनों में ये आर्टिकल जो है रैंक करने वाला है। अब आपने जो बोला कि हाँ बैकलिंक अगर आप रेगुलर बनाओगे तो डेफिनेटली रैंकिंग इंप्रूव होगा। यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि जिस टॉपिक पे आपने कंटेंट लिखा है उस टॉपिक पे दूसरे ब्लॉगर्स ने भी कंटेंट लिख के रखा है, और वहाँ पे अगर हर ब्लॉगर रोज़ मतलब बैकलिंक्स बना रहे हैं और आप भी उस कंपटीशन में शामिल हो तो डेफिनेटली आपको भी इस कंपटीशन को बीट करना है। तो अगर आपने नोटिस किया कि आप बैकलिंक बना रहे हो तो आपका आर्टिकल रैंक हो रहा है, बैकलिंक नहीं बना रहे हो तो आर्टिकल रैंक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है उस कीवर्ड पे काफ़ी कंपटीशन है। दूसरे ब्लॉगर जो है शायद वो लोग भी मतलब इधर उस आर्टिकल को इंप्रूव कर रहे हैं या फिर बैकलिंक्स बना रहे हैं। तो जैसा भी आप कैलकुलेशन के हिसाब से देख लो, इधर आप आर्टिकल को डे बाय डे इंप्रूव कर सकते हो और सिस्टमैटिकली बैकलिंक बना सकते हो ताकि आपका रैंकिंग इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए आपको कंटेंट को भी इंप्रूव करना है और ग्रेजुअली बैकलिंक को भी इंप्रूव करना है, दोनों का मिक्स होकर यहाँ पे आता है। हाँ, आपने जैसे यहाँ पे बोला है कि हाँ बैकलिंक बनाते हो तो रैंक नहीं कर मतलब कि ज़्यादा कीवर्ड्स आते हैं, बैकलिंक बंद कर देते हो तो कीवर्ड्स रैंक नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे काफ़ी सारे और भी ब्लॉगर जो है वो ट्राई कर रहे हैं और वो लोग भी शायद ज़्यादा बैकलिंक्स बना रहे हैं। वो डिपेंड करता है आपका कीवर्ड क्या है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका जो सवाल है उसका मैं अच्छे से आंसर दे पाया हूँ। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स वी शुड कीप इन माइंड फॉर DA/PA while starting a new blog? Means I am starting a blog, so can I maintain my blog so the DA and PA will be increased day by day automatically? अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि DA और PA जो दो अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, DA मतलब डोमेन अथॉरिटी, मतलब आपका जो डोमेन है उसका डोमेन लेवल अथॉरिटी, और PA मतलब पेज अथॉरिटी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्लॉग का जो DA है वो अगर हाई हुआ तो कोई भी आर्टिकल रैंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब नया आर्टिकल पब्लिश करते हो तो उसका पेज अथॉरिटी कुछ खास होता नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्लॉग है जिसका DA बहुत कम है मगर पर्टिकुलर किसी आर्टिकल का या फिर पर्टिकुलर किसी पेज का पेज अथॉरिटी मतलब PA बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लोग उसमें ज़्यादा शेयर कर चुके हैं, लोग उसमें ज़्यादा कमेंट कर चुके हैं, एंगेजिंग जो है उस आर्टिकल का अच्छा है, तो डेफिनेटली उस आर्टिकल का PA जो है वो बढ़ सकता है। उस आर्टिकल को काफ़ी सारे लोगों ने लिंक करके रखा हुआ है, तो डेफिनेटली आर्टिकल का जो PA है वो हाई हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉग का DA ज़्यादा होगा तो पेज रैंक होगा। अब आपका जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट है कि एक नए ब्लॉग के लिए DA और PA को हम कैसे बढ़ाएं, ऑटोमेटिकली क्या वो बढ़ेगा? ऑटोमेटिकली डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि आप जैसे आपके ब्लॉग में धीरे धीरे काम करोगे, धीरे धीरे कंटेंट लिखोगे तो गूगल की नज़र में वो धीरे धीरे आएगा। हाँ, बट वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। तो DA और PA को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? शुरुआती दिनों से आपको आपका जो डोमेन अथॉरिटी उस पर पहले फोकस करना होगा। डोमेन अथॉरिटी बढ़ाने के लिए आप कमेंट बैकलिंक्स बना सकते हो, आप प्रोफाइल बैकलिंक्स बना सकते हो। डेफिनेटली आज की डेट में काफ़ी सारे लोग आपको बोलेंगे कि नहीं, बैकलिंक बनाने का ये सही तरीका नहीं है, आपको गेस्ट पोस्टिंग करना चाहिए, आउटरीच करना चाहिए। मैं वो सारे जो जेन्युइन टेक्निक्स बोलो या जो भी बोलो वो मुझे पता है, मगर एज ए बिगिनर आप ये सब नहीं कर सकते। मैं आप ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, बट हाँ इनमें काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। एज ए बिगिनर मतलब कोई भी बिगिनर को गेस्ट पोस्ट के लिए अलाउ नहीं करता। आप किसी को भी आउटरीच करोगे तो डेफिनेटली कोई आपको अलाउ नहीं करेगा। तो आपके पास वही सारे जो टिपिकल जो टेक्निक है वो बचे हुए रहते हैं। कितना फ़ायदा होता है, क्या होता है, इस पर इतना ध्यान मत रखिएगा। एज ए बिगिनर आपका जो डोमेन है उसका डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके जो कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी में ब्लॉग है आपका, उसी कैटेगरी के दूसरे वर्डप्रेस ब्लॉग में जाइए, जाके वहाँ पे कमेंटिंग के ज़रिए आप बैकलिंक्स बनाना शुरू कीजिए। भले वहाँ पे नो फॉलो कमेंटिंग आएंगे मगर आपका जो ब्लॉग का डोमेन अथॉरिटी वो बढ़ जाएगा। एट द सेम टाइम आपके जो आर्टिकल्स है उन आर्टिकल्स को आप अलग अलग सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, दूसरे ब्लॉगर्स का जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे शेयर कीजिए। जैसे सैटरडे को हमारे इस ग्रुप में भी मतलब ब्लॉग पोस्ट प्रमोशन का वो रहता है, तो वहाँ से लोग आपके आर्टिकल को पढ़ेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपका आर्टिकल सच में अच्छा हुआ तो डेफिनेटली और भी आपको ऑर्गेनिक जो शेयरिंग बोलते हैं वो मिलेगा, ऑर्गेनिक जो बैकलिंक बोलते हैं वो भी आपको मिलेगा अगर आपका आर्टिकल सच में अच्छा हुआ तो एज ए बिगिनर आप डेफिनेटली आपके ब्लॉग का जो कंटेंट है उस पर फोकस रखिए, मगर पैरेलली आपको बैकलिंक बिल्डिंग में भी आपको कोशिश करना पड़ेगा। ऐसे काफ़ी सारे मतलब आपके सोशल बुक मार्किंग साइट होते हैं जहाँ पे आप उसको शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके का जो चीज़ें जो हम हमारे से कर सकते हैं, हालांकि उनका इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बट मगर एज ए बिगिनर मतलब आप जब शुरू करते हो एक वेबसाइट को उसको ग्रो कराने के लिए डेफिनेटली ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। आप देखोगे कि 0 to 20 मतलब 15 to 20 तक का जो DA है, आप ब्लॉग कमेंटिंग, प्रोफाइल बैकलिंक, इस तरीके का लिंक बना के आराम से आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। तो इतना तो मैं बोलूँगा आपको करना ही चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो बनने वाला जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं बोलूँगा आप
ऑन पेज भी करिए और ऑफ पेज भी करिए, दोनों पैरेलली जितना हमारे पॉसिबिलिटीज़ में है वो करते रहिए। और साथ में अगर आपका कंटेंट राइटिंग का स्किल बहुत ही अच्छा है तो डेफिनेटली आप आपके ब्लॉग में अच्छा कंटेंट लिख सकते हो। और सिमिलर ब्लॉग्स में अगर आप आउटरीच भी करोगे तो शायद आपको कंटेंट क्वालिटी की वजह से गेस्ट पोस्ट करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आपके ब्लॉग का जो डीए और पीए है उसको ग्रो करा सकते हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते। सर आई हैव 2 क्वेश्चंस, व्हाट आर द मेथड्स टू क्रिएट बैकलिंक्स फॉर ए न्यू ब्लॉग पोस्ट, कैन वी कंसिडर द लिंक्स फ्रॉम कोरा, ब्लॉगर, मीडियम एज बैकलिंक। दूसरा क्वेश्चन है विच वेबसाइट इज गुड फॉर ब्लॉगिंग। अच्छा, यहाँ पे मोहम्मद आरिफ भाई ने इसका रिप्लाई भी दिया है। द बेस्ट मेथड टू गेट ए बैकलिंक इज गेस्ट पोस्टिंग, कमेंटिंग ऑन अदर ब्लॉग्स एंड येस कोरा, मीडियम, ब्लॉगर आर backlinks basically anywhere you get place link is backlink what it matters। okay, Quora is a nice place। ओके ठीक है, तो हाँ काइंड ऑफ मैंने इसका जो आंसर है प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने दे दिया है, तो फिर भी मैं जो मतलब और साथ ही साथ मोहम्मद आरिफ भाई ने भी यहाँ पे मतलब सिंपल वे में इसका आंसर दे दिया है, तो फिर भी मैं इसका जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपसे शेयर कर देता हूँ। जो आपने पूछा कि न्यू ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, तो आप जैसे एक नया ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं तो आप उस ब्लॉग पोस्ट का लिंक को ले जाइए, ले जाके गूगल में आप सर्च कीजिए उसी टॉपिक के। मान लीजिए आपने एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश किया कि हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, ठीक है, तो आप उसके जो सिमिलर जो चीज़ें हैं, सिमिलर जो उसके आर्टिकल हो सकते हैं, उस तरीके का आर्टिकल को आप पब्लिश मतलब गूगल में सर्च कर सकते हैं टॉपिक को या फिर कीवर्ड को। तो उनमें जो जो ब्लॉग्स आएगा आप उन ब्लॉग्स को ओपन करिए और उन ब्लॉग्स पे आप कमेंट कीजिए, और कमेंट के दौरान आप आपका जो मेन यूआरएल है ब्लॉग का वो ना देके आप आपका जो ब्लॉग पोस्ट है, जो पोस्ट का यूआरएल है उसको देख के भी आप कमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर अच्छा कमेंट होगा तो लोग जो उस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो उस आर्टिकल को पढ़ के आपके ब्लॉग के इस नए आर्टिकल में भी आ सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया, कर सकते हैं। दूसरा जो आपने मेंशन किया कि कोरा, मीडियम, इस तरह के काफ़ी सारे सोशल बुक मार्किंग साइट्स भी होते हैं, क्वेश्चन आंसर साइट, सोशल बुक मार्किंग साइट होते हैं। तो हाँ डेफिनेटली मैं भी इनमें करता हूँ, और एज ए अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दिनों में गेस्ट पोस्ट करना, आउटरीच करना या फिर ऑटोमेटिकली बैकलिंक मिलना ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और इसके अलावा मैं बोलूँगा कि सोशल शेयरिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, हर जगह पे जाइए, आप आपके आर्टिकल्स को शेयर कीजिए, क्योंकि सोशल सिग्नल भी एक तरीके का बैकलिंक ही होता है, ठीक है, ये भी एक सिग्नल होता है, अच्छा सिग्नल होता है, तो आप वहाँ पे भी आर्टिकल्स को शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली कोरा में अगर आप मतलब अपने ब्लॉग पोस्ट का जो लिंक है उसको मेंशन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि आज के डेट में कोरा का जो स्पैम पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। अच्छे तरीके से आप उस आंसर को दीजिए, और उसमें जब भी आप आपके आर्टिकल को लिंक करोगे तो स्मार्टली लिंक करना, और एक आंसर से ज़्यादा आर्टिकल्स को लिंक मत करना, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सारी जो टेक्निक्स यहाँ पे मोहम्मद आरिफ भाई ने भी रिप्लाई में बताया, और मैं भी आपको बोलूँगा कि एज ए बिगिनर जब भी आप नया ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हो तो उसका प्रमोशन करने का जो डिफरेंट टेक्निक्स है, बैकलिंक बनाने का जो टेक्निक्स है वो आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कोरा, ब्लॉगर, मीडियम से जो बैकलिंक आते हैं, हाँ जितना पॉसिबल आप बनाइए। शुरुआती दिनों में आपको इस तरीके का काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, ठीक है, आप करिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस आप ही का वो है विच वेबसाइट इज़ गुड फॉर ब्लॉगिंग। अब यहाँ पे देखिए ये मतलब ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस या फिर वर्डप्रेस वर्सेस जो अदर CMS, आप जैसे बोल रहे हो सेल्फ मेड यूजिंग फ्रेमवर्क और एनी अदर टेक्नोलॉजी। अगर आप दूसरे टेक्नोलॉजी में वेबसाइट बना सकते हो तो डेफिनेटली वेलकम है। डिजिटल मार्केटिंग का जो आज का जो ज़माना है उसमें काफ़ी सारे लोग डिफरेंट मतलब HTML में या फिर दूसरे जो CMS प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें भी आप ब्लॉग बना सकते हो। वो आपके टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा, आप अगर कंफर्टेबल है तो बनाइए, बना के आप जैसे वो मतलब ब्लॉग बनाइए, वेबसाइट बनाइए, आप उसको रैंक करा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिस भी प्लेटफॉर्म में आप कंफर्टेबल हो आप उसी को चूज़ कर सकते हो। पर्सनली अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं या फिर जो नए बंदे होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा कंफर्ट नहीं है, मतलब दूसरे टेक्नोलॉजी के बारे में, उनके लिए मैं बोलूँगा कि हाँ ब्लॉगर को चूज़ करने से अच्छा वर्डप्रेस को चुनें, क्योंकि वर्डप्रेस बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से हम वहाँ पे ब्लॉग या वेबसाइट बना सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को खुद ही मेंटेन कर सकते हैं, होस्टिंग से लेके अंदर का थीम, प्लगइन्स खुद ही मेंटेन कर सकते हैं। उसके ऊपर काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत हो रहा है वर्डप्रेस से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आने वाले दिनों में उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अभी हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वो है इन द मंथ ऑफ जून माई ट्रैफिक ऑन माई साइट इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, क्लिक्स ऑन Amazon एफिलिएट्स टू, बट इन जुलाई बोथ गेट स्टैग्नेंट, कैन यू सजेस्ट समथिंग। हाँ तो यहाँ पे देखिए एक जवाब भी आ गया, मे बी इट्स हॉलीडे और प्रोबेबली गूगल न्यू अपडेट, आई एम नॉट रियली श्योर, आई सॉ यूट्यूब वीडियो कनेक्टिंग दिस, आई डेंट पे मच अटेंशन ऑन इट एक्चुअली। हाँ डेफिनेटली देखिए जब भी आपके ब्लॉग का ट्रैफिक बढ़ता है या फिर उसके बाद अचानक से गिर जाता है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है आज की डेट में वो हो सकता है गूगल का जो एल्गोरिदम का अपडेट। गूगल पिछले 1-2 साल में काफ़ी टाइम ऑफिशियली अनऑफिशियली अपना जो एल्गोरिदम है उसको मल्टीपल टाइम्स चेंज करता रहता है। जब भी कोई ना कोई अपडेट आता है, कोई ना कोई रिफ्रेश आता है,
दुनिया भर के सारे वेबसाइट्स में कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली ये एक रीज़न हो सकता है। नंबर 2 जो रीज़न है, डेफिनेटली अगर हॉलीडेज़ का इम्पैक्ट होता है तो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, आपका वेबसाइट का ट्रैफिक गिर जाता है। मुझे ये पता नहीं आपका जो वेबसाइट का ट्रैफिक है वो इंडिया से है या फिर यूएस से या फिर कोई दूसरे कंट्री में, जिस भी कंट्री से आपका ट्रैफिक आता है। अगर मान लीजिए जुलाई के मतलब जो शुरुआती हफ्ते उनमें कोई भी फेस्टिवल होता है, जैसे इसी हफ्ते जैसे बकरीद गया है, तो बकरीद के टाइम पे भी मैंने देखा कि सिर्फ वेबसाइट पे नहीं, यूट्यूब में भी वीडियोज़ का जो व्यूज़ है या फिर वेबसाइट का ट्रैफिक है वो ट्रैफिक गिर जाता है। कोई भी जब फेस्टिवल आता है तो ये एक कॉमन चीज़ होता है कि पीछे रीज़न वही हो सकता है, इधर गूगल का अपडेट या फिर कोई भी फेस्टिवल। हाँ, इस चीज़ को कंफर्म आप कैसे कर सकते हो? मान लीजिए जुलाई खत्म हो जाता है और आपको ट्रैफिक वापस नहीं मिलता, तो फेस्टिवल डेफिनेटली वो रीज़न नहीं है, वो रीज़न हो सकता है कोई ना कोई गूगल का अपडेट। तो इसके लिए आपको फिर जानकारी हासिल करना पड़ेगा कि कौन सा अपडेट हुआ है, फिर अकॉर्डिंगली अगर आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर में, कंटेंट में कुछ भी चेंज करना पड़ा तो वो चीज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सारे ब्लॉगर्स आज के डेट में फेस कर रहे हैं। गूगल के कुछ ना कुछ अपडेट्स की वजह से वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन होता है और फिर हमको वो करेक्शंस करने पड़ते हैं, अदरवाइज ट्रैफिक वापस नहीं आते। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। माई ब्लॉग गॉट रिजेक्टेड बाई एडसेंस when I applied for it. So a reason was stated why it was rejected due to content violation. Please what can I do to resolve this issue? अच्छा, आपके इस सवाल से ये तो पता नहीं चल रहा है कि हाँ किस तरीके का कंटेंट वायलेशन। अब कंटेंट वायलेशन काफ़ी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, क्या स्पैम कंटेंट हो गया या फिर थिन कंटेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो भी तरीके का कंटेंट का वायोलेशन है उसका स्पेसिफिक रीज़न आप पता कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोलूँगा एडसेंस की टीम को दोबारा मेल कीजिए, वो पॉइंट क्या है पता कीजिए, ठीक है। क्योंकि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, जब गूगल को पता चलता है कि हाँ आपका जो वेबसाइट है उसका कंटेंट का क्वालिटी अच्छा नहीं है, क्वालिटी इन द सेंस मान लीजिए आप कहीं से कॉपी पेस्ट करके डालते हैं या फिर आप बहुत ही छोटे छोटे मतलब कंटेंट डालते हैं, 100 वर्ड्स के, 200 वर्ड्स के, 300 वर्ड्स के। अगर आपका पॉपुलर न्यूज़ वेबसाइट है तो डेफिनेटली वो अलग बात है, मगर कोई नॉर्मल अगर वेबसाइट है जिस पर आप ये सब डालते हो और एडसेंस अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका जो एडसेंस है वो अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक ही रास्ता है, वो किस वजह से आपका जो कंटेंट के ऊपर जो मतलब जो भी पॉइंट आया है वो पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपका कंटेंट को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। अगर आपका कंटेंट मतलब काफ़ी सारे दूसरे ब्लॉग से मैच होता है तो उसको आप चेंज कीजिए, टाइटल चेंज कीजिए, पूरा कंटेंट चेंज कीजिए, उसके यूनिक बनाइए। अगर आपका कंटेंट छोटा है, थिन कंटेंट है, तो आपको बड़ा कंटेंट लिखना होगा। इस तरीके से आपको कंटेंट के ऊपर काम करना होगा और करके फिर आपको रीअप्लाई करना होगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एडसेंस के जो रूल्स है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, मतलब आज की डेट में इस तरीके से आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको परफेक्टली इसको फिक्स करके ही दोबारा रीअप्लाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है, सर सब फोल्डर और सब डायरेक्टरी में थीम, पोस्ट, गूगल एड्स एटसेट्रा कैसे लगाते हैं? देखिए, सबसे पहले सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी अगर आप उसमें अलग से वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो ये तो फिर वही बात हो गया कि आपने एक नए डोमेन में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। तो आप वो मेन डोमेन में करो या सब फोल्डर सब डायरेक्टरी में करो, कहीं पे भी करो, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे थीम लगाते हो, प्लगइन लगाते हो या फिर गूगल एड्स लगाते हो, वो सारा का सारा चीज़ आपको सब फोल्डर में करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी नहीं बनाया तो सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमको अलग से एड्स मतलब अलग से वर्डप्रेस या फिर एक और वेबसाइट इंस्टॉल ना करना पड़े। आप सेम ही वेबसाइट के अंदर सब डायरेक्टरी या सब फोल्डर बना सकते हो। जैसे कि मेरा जो क्रोज वाला ब्लॉग है wpcroz.com, उस पर मैंने काफ़ी सारे सब डायरेक्टरीज बना चुके हैं। आप चाहो तो वह उस ब्लॉग में जा सकते हो, जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके लिए हमको अलग से वर्डप्रेस इंस्टॉल की ज़रूरत नहीं है। अब अगर सब डोमेन क्रिएट करते हो तो वहाँ पे एक अलग वेबसाइट की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे आप अलग से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो और इंस्टॉल करने के बाद वो सब डोमेन हो, सब मेन डोमेन हो, सब डायरेक्टरी हो, वर्डप्रेस डैशबोर्ड के जाने के बाद वो सारा का सारा काम आप एक ब्लॉक के लिए करो, 10 ब्लॉक के लिए करो, वो सारा का सारा काम जो है वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारे क्वेश्चंस। अच्छा, लास्ट में ओके, ये फिर से एक स्पैम पोस्ट है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, स्पैम रिमूव हो गया। तो ये थे कुछ सवाल और मैंने कोशिश किया कि उन सवालों का अच्छे से एक्सप्लेन करके जवाब देने का। अगर आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है या फिर और भी कुछ किसी चीज़ का क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं बोलूँगा कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। संडे को मैं अपने फेसबुक ग्रुप में ये वाला जो थ्रेड है इसको फिर से ओपन करूँगा। आप अगर चाहते हैं आपका कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप उस थ्रेड में पूछ सकते हैं और आने वाले दिनों में इसी तरीके से वीडियो बना के मैं आपके जो सवाल है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके जवाब देने की कोशिश करता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।